नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। हर्ष कुमार जी से बातें करेंगे कुछ खट्टी-मीठी और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अब बात करते हैं सीधे नरावणे जी की, हमारे जनरल नरावणे जी की। और हर्ष जी कह रहे हैं कि साहब की गलती नरावणे जी की है। मैं इनसे पूछूँगा, भई आप ये निष्कर्ष कहाँ से लेके आए कि गलती नरावणे जी की है? सर, ऐसा है, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी एक और आपको पता ही होगा कि कल जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं और स्पेशल सेल इसकी जांच कर रहा है, जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह जो होती हैं उसको मॉनिटर करने वाला जो सेल है, उसने जो इसमें धारा लगाई है वो सर ये है कि सामग्री को जो या तो उसे आपने कहीं से अवैध रूप से हासिल कर लिया या किसी की आपने चुरा ली और अनपब्लिश्ड सामग्री है जो कॉन्फिडेंशियल है और जिसकी जारी होने से कुछ परिस्थितियां खराब हो सकती हैं या देश की कोई ऐसी सीक्रेट चीज बाहर आ सकती है या कोई आपत्तिजनक चीजें बाहर आ सकती हैं, उसे अगर आप प्रसारित कर रहे हैं, आप अपने चैनल पर उसे दिखा रहे हैं या आपकी वेबसाइट पे उसका लिंक है या उसकी पीडीएफ को आप व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो वो सब उसके अंदर कवर हो रहा है सर। तो नरवाणे जी के ऊपर मैंने सिर्फ इसलिए इस बात को लेकर के उंगली उठाई सर, एक तो नरवणे जी इस मुद्दे पे चुप है, जिसे कहते हैं गांव की भाषा में गुंगी मार रखी है उन्होंने, वो चुप है बिल्कुल। हालांकि सोशल मीडिया अकाउंट है उनका, एक्स पर भी वो एक्टिव है। जब उनकी किताब आई थी उसका लिंक उन्होंने डाला था और कहा था कि आप यहां से ले सकते हैं। आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया वालों से एफआईआर वाले मामले पर जब सवाल जवाब हुए तो राहुल गांधी ने यह कह दिया कि भाई देखिए, नरवाणे जी ने 2023 में खुद ही ट्वीट करके बताया हुआ है कि लिंक नीचे है, उसके नीचे अमेजोन का लिंक पड़ा हुआ है, तो वहां से कोई भी किताब ले सकता है। और पब्लिशर का पहले तो वो लिंक प्री ऑर्डर का है, प्री ऑर्डर का है और उसमें भी सर देखिएगा amazon.au है, यूरोप वाला लिंक है, वो लिंक इंडिया का नहीं है वो, जहां कभी वो दिखा रहा है। पहली बात तो उसे पता नहीं है ना उसने खरीदी है, उसे तो जो उसके सलाहकार बता देते हैं वो बता दिया। दूसरी बात सर, वो जो हार्ड कॉपी वो लेके घूम रहा है, पब्लिशर ने पहले बयान जारी करा पेंगुइन ने कि हमने तो किताब पब्लिश की नहीं है और ना हमने उसकी कोई कॉपी किसी को दी। तो पब्लिशर या तो झूठ बोल रहा है कि भाई हमने किसी को कॉपी नहीं दी, और दूसरे, अगर उसकी पीडीएफ आपने कहीं से डाउनलोड कर ली तो सर पीडीएफ जब डाउनलोड होती है तो उसके पीछे एक वाटर मार्क आ जाता है जो उसका प्रकाशक होता है। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी अखबार को डाउनलोड करेंगे और उसकी पीडीएफ आप मोबाइल में खोल के अपने देखोगे तो उस पर पीछे एक वाटर मार्क आएगा, कॉपीराइट फलाना फलाना फलाना। वो वाटर मार्क उस पर है नहीं, तो फिर उसके पास पीडीएफ कहां से आई? मनोज नरवणे के अलावा और किसने दी है? मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, बात जो सर्कमस्टांसिस है वो सर इस बात की चुगली कर रहे हैं कि मनोज नरवणे साहब इस पे चुप हैं, ना वो राहुल गांधी की बात का खंडन कर रहे हैं, ना वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये किताब नहीं दी। देखिए, पब्लिशर जब सर कोई किताब बनाता है ना, मैंने भी 2 किताब लिख ली है, इतना मैं भी समझ गया हूं। 10 कॉपी मेरे पास बाजार में जो प्रिंट होता है उससे पहले 10 कॉपी मेरे पास आ गई थी, अभी भी रखी हुई है मेरी किताब। वे 10 कॉपी जो बाजार में आई हुई है उनसे डिफरेंट है। जो बाजार में आई उसमें अंदर 2 शीट ब्लैक पेपर लगी हुई थी मेरी किताब पे, और जो बाजार में दूसरी किताब प्रिंट आया मेरे पास, उसमें उसके फोटोग्राफ्स अंदर लगे हुए हैं बहुत सारे, तो वो डिफरेंट होती है जो बाहर से आती है। उन्होंने मेरे पास डमी कॉपी भेज दी कि सर ये इस तरह की आएगी किताब, मैंने ओके कर दी कि ठीक है भाई छाप दो, तो वो किताब छपने लगी। लेकिन वो जो इतने मोटी हार्ड बाउंड कॉपी लेके घूम रहा है राहुल गांधी, वो कहां से आई सर उसके पास? जब पब्लिशर ये कह रहा है कि हमने छापी ही नहीं और ना हमने किसी को दी, तो फिर मनोज नरवणे ने दी है वो। और फिर अगर आपने, चलिए अपने पैसे खर्च करके आपने मान लिया हमने कि कोई भी, आप किसी भी पब्लिशर से कह दोगे आप किसी भी पीडीएफ को दे दो कि भाई हमें इसकी इतनी मोटी किताब बना करके दे दे, तो वो आपको एक दिन में दे देगा। इतनी मोटी किताब बना के बन जाती है, चाहे 5 कॉपी बनवा लो आप उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बना देगा, बढ़िया क्वालिटी की, अगर आप उसे ठीक से पैसे दोगे। तो उसे पीडीएफ फिर वो कहां से दी? जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने किसी को पीडीएफ भी नहीं दी, हमारे पास है। तो सर मैं परिस्थितिवश जो है, इशारा इस बात का है कि कॉम्प्रोमाइज्ड
मिस्टर मनोज नरवाने, वो जवाब दे ना, कहे कि मैंने नहीं दी, खंडन करें इस बात का आके, वो कहें, बोल रहे इस पे, क्यों नहीं बोलते हैं वो। ये है सर हमारा मुद्दा जो है। अब मैं आपको कई चीजें बताता हूँ, जी क्योंकि हमने मेरी 4 किताबें छप चुकी हैं और जी उनमें से 2 जो हैं वो 2 पब्लिशर से अलग-अलग छप चुकी है। अच्छा यानी जो पहले जो ब्लूम्सबरी ने छापी थी, कृष्ण गोपेश्वर और कृष्ण योगेश्वर, वो मैंने उनसे विथड्रॉ करके और दोबारा गरुड़ ने छाप दी है। आपने अब जिसका पिछले साल हिंदी वाली का विमोचन हुआ था वहां पे। हिंदी वाली का विमोचन भी हुआ, उसका हिंदी वाली का विमोचन हुआ, इसका आपके ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम और अनब्रेकिंग इंडिया, इनका 2 का अलग-अलग हिंदी वाला भी विमोचन हुआ। तो अब पिछली मैं बार ये कह सर सकता हिंदी हूँ कि वाला लगभग कृष्णा वाली का हुआ था। लगभग 4 और 2 6 और 2 मेरा अब 8 बार का एक्सपीरियंस हो गया। इस 8 में से कम 4 मैंने डमी लॉन्च किए। अच्छा हाँ, मतलब वो इनमें से डमी आ गई और लॉन्च कर दी। हाँ डमी लॉन्च किए मतलब अंदर ब्लैंक नहीं है, वो छपा हुआ है, लेकिन वो आपके ओरिजिनल लाओ हमारे। पब्लिक में जाने के लिए नहीं है। हम्म। उनमें से तो मेरे ख्याल से एक में आप भी थे, आपको भी वो डमी कॉपी भेंट की गई थी। हाँ हाँ मैं भी था। एक चीज, दूसरी चीज, इसमें साहब 2 लोगों को तो देखा जा रहा है। कि आप बात कर रहे हैं नरवाणे की और आप बात कर रहे हैं पब्लिशर की। जी पब्लिशर जरा अमेज़न को भी पूछ लीजिए, अमेज़न की प्री ऑर्डर की शर्त क्या है? अमेज़न प्री ऑर्डर का लिंक तब देता है जब जब किताब छप चुकी हो। जब उसके पास किताब पहुंच जाती है। हाँ हाँ सर, उसकी रेपुटेशन का भी वो मामला है। वो ऐसे प्री ऑर्डर का लिंक नहीं देगा, आपके पास उसको 150-200 कॉपी पहले पहुंचानी पड़ेगी, तब वो प्री ऑर्डर का लिंक देगा। जो भी आपका सर्कुलेशन जो आपको एक्सपेक्टेड है और जितनी उसकी प्री ऑर्डर आती जाती है ना, वो आपसे मंगवाता जाता है कॉपी। ये करो, नहीं तो वो प्री ऑर्डर लिंक जो है उसको इनएक्टिव कर देता है। तो यदि प्री ऑर्डर लिंक है तो इसका मतलब अमेज़न के पास कॉपी पहुंचाई जा चुकी है और पब्लिशर झूठ बोल। जी आप कह रहे हैं कि साहब यूरोप से, अब यूरोप जो है वो अगर यहाँ से छापी गई है तो यूरोप में गई है, तो वो दूसरा इसका मतलब ये है कि साहब की जो मेन जो उसका वो है वो अमेज़न इंडिया ही है। हाँ, जब यहाँ से छप रही है, अमेज़न यहाँ से छप रही है, सही बात यहाँ है। से छप रही है और यही लेखक यहाँ पब्लिशर का जो है। है वो यूरोप हाँ के लिए कॉपी तैयार करके यूरोप में भेजेगा। इसका मतलब ना केवल यहाँ से बल्कि 10 जगह और कॉपी छप चुकी है भाई। और अगर जी उन्होंने यूरोप में से प्री ऑर्डर लिंक दिखा रहे हैं तो ये जो यहाँ पर जो नियम लागू है वो यूरोप में थोड़ी लागू है। जी 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 वहां से अमेज़न ने किताबें वापस इनको सारी की सारी करी या नहीं करी, ये कौन पता लगाएगा। जी इसलिए 100% मैं यहाँ पर और पेंगुइन वालों के साथ में या जितने भी और पब्लिशर हैं सबसे आप पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए, उनका इंटरव्यू ले लीजिए कि प्री ऑर्डर लिंक चलने के पहले उनको अमेज़न को कितनी किताबें देनी पड़ती। लेकिन सर इसका तो मतलब ये हुआ कि जो अमेज़न के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहे आप कि साहब के अमेज़न के पास किताबें थी। और अगर अमेज़न यूरोप तक और अमेज़न यूएसए तक किताबें पहुंच चुकी हैं तो भाई साहब कहीं से भी कबाड़ी जा चुकी हैं, कबाड़ी जा सकती हैं। बिल्कुल सीआईए बिल्कुल वाले ही कबाड़ सकते हैं साहब। बिल्कुल। मैं सीआईए सर मैं अप्रत्यक्ष रूप से यही बात कह रहा हूं जो आप मैं कह रहे हो मैं कि पेंगुइन ये को कह रहा बयान हूं पेंगुइन साहब ये झूठे झूठ जारी बोल कर रहा रही है। है। पेंगुइन झूठ झूठ बोल रहा है, मैं यही कह रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मनोज नरवाणे को सामने आना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है सर? कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि आप कॉम्प्रोमाइज हैं, आप इसका मजा ले रहे हैं बैठ के कि जो तमाशा हो रहा है होने दो। सर मैं अब आपको अपना उदाहरण देता हूं। ये किताब आई मेरी नई, ये मुझे पब्लिशर ने डमी कॉपी भेजी। देखिए सर, ये सिंपल है एकदम, जहां ना हार्ड कवर है ना कुछ है। देखिए सीधे 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 वाली है। फिर इसके बाद उसने कहा कि आपको ऐसी किताब दूंगा मैं, हार्ड कवर वाली। और उस हार्ड कवर वाली में
फ्रंट पेज, ये जो पहले पेज देखिए, इसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगाए गए इनले कार्ड पे। लेकिन जो मार्केट में आई सर, वो देखिए मार्केट में ये आई, फ्रंट पेज पलटते ही 2 काले पन्ने, फोटो उसने हटा दिए पब्लिशर ने, अपनी मर्जी उसकी कि भाई नहीं मुझे फोटो नहीं छपवाने हैं यहाँ पे। तो सर राहुल गांधी जो किताब लेके घूम रहे हैं, वो या तो पीडीएफ से प्रिंट कराई, या किसी से खरीदी, या फिर मनोज उन्होंने अंदर नरवणे का ने पन्ना दी। थोड़ी दिखाया आपको। हाँ, और एक बात और भी है सर, उसके शुरू के 4-5 पन्ने कोरे हैं। ये सोशल मीडिया पे कई लोगों ने डाल भी दिया कि शुरू के 4-5, हो सकता है कि उसने एक किताब छपवाई हो 500 पन्नों की, और वो जो कार्बाइन वाला आर्टिकल है उसी को 10 पेज पे छपवा दिया हो, या उसे रिपीट करा दिया हो 10 बार, और वही पन्ना खोल के लोगों को दिखा दिया। कोई पत्रकारों ने ये तो कहा नहीं है कि हमें पूरी किताब दिखाओ खोल के, आप वही पन्ना जो पढ़ना था उसने वहां पत्रकारों के सामने पढ़ के दिखा दिया। सर इसमें तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, पेंगुइन और मनोज नरवणे और साथ ही साथ राहुल गांधी, तीनों के खिलाफ। आप अगर राहुल गांधी अगर सर पार्लियामेंट के अंदर उस किताब को पढ़ता, तो आप जानते हैं कि वो जो उससे बच जाता, उसे वहां से संरक्षण मिलता है कि भाई यहाँ पे आप कुछ भी बोल लो, यहाँ आपके खिलाफ आपराधिक मामला नहीं बनेगा। वो सर बाहर बोल रहा है मीडिया के सामने, प्रीमाइसिस में, पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथ बोल रहा है सर, उस पे भी तो एफआईआर कराओ ना आप। ओम बिरला क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रहे? क्या हुआ? नहीं देखिए, करना इसमें चाहिए। मेरे को इसमें मनोज नरवाणे के ऊपर एफआईआर की बात जो है वो इसलिए नहीं जमती, क्योंकि जो परमिशन लेने वाली बात है वो परमिशन लेने की जिम्मेदारी पब्लिशर की थी। क्योंकि पब्लिशर ने किताब डिफेंस में भेजी अप्रूवल के लिए, क्योंकि जनरल नरवाणे ने उनको कहा कि भाई इस पे आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन चाहिए। तो जनरल नरवाणे के हिसाब से वो जब डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजी गई किताब, तो जब आपकी परमिशन नहीं आई तो आपने छाप कैसे दी? आपने प्री ऑर्डर लिंक कैसे डाला? प्री ऑर्डर लिंक डालने का मतलब ये है कि किताब आपने छाप दी। हाँ सर, उसमें तो हो सकता है कुछ लोगों को भेज भी दी गई हो। हाँ, भेज दी जाती है कई बार। मेरे को बहुत सारी किताबें आती हैं रिव्यू के लिए। हाँ, जिससे उसका हाइप बने। अब आप सर से ये सुनिए सर, आप, भारत सरकार ने 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन किया था, जो सेवानिवृत्त अधिकारियों, विशेष रूप से सुरक्षा और खुफिया संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा सूचनाओं के प्रकटीकरण पर कड़े प्रतिबंध लगाता है। नियम 7 और 8 के तहत यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी ऐसी जानकारी प्रकाशित करता है जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आती है या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करती है, तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। तो सर मनोज नरवाणे को नहीं पता कि आप इस मामले में किताब लिख रहे हो, तो उससे देने से, पब्लिशर से देने से पहले आप रक्षा मंत्रालय में बात कर लो। ये सर मैं कैसे लॉजिक मान लूं कि वो इतने अनजान बन गए कि सीधे किताब लिखी और पब्लिशर पे ही छोड़ देंगे, और पब्लिशर उसको छाप भी देगा, और पब्लिशर उसके जो अंदर के अंश हैं वो पीटीआई को जारी कर देगा, उसको अखबारों में किताबें छप जाएंगी, प्री ऑर्डर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर आप? इस बात से मैं पूरी तरह आपसे डिसएग्री कर रहे हो। आप कर रहा हूं, आप मनोज नरवाणे जी को इससे नहीं बचा सकते सर। आप मनोज सुनिए, नरवाणे भी मेरी दोषी बात हैं सुनिए। सर जी। आप मेरी बात सुनिए। जब अमेज़न पे, अभी आप अमेज़न खोल लीजिए और कोई भी जो प्री ऑर्डर की किताब है उसको आप खोल लीजिए। तो जो प्री ऑर्डर की किताब होगी ना और उसके ऊपर आप जाएँगे तो उसमें उसका काफ़ी कुछ शुरू के जो अंश हैं, वो उसमें दिखाते हैं वो उसको। सर वो तो पीटीआई को जारी कर की है उन्होंने बाकायदा 2023 में दिसंबर में पीटीआई को पेंगुइन ने आर्टिकल जारी करा है, उसके अंश, तभी तो किताब में पता लगते हैं। वो वहां से नहीं लिए उन्होंने, उस पीटीआई को दिया है सर, उसमें ऑफिशियल है ये कि पीटीआई को पेंगुइन ने मेल किया, और उसके मेल के आधार पर पीटीआई ने एक खबर बनाई, और गलवान घाटी वाला और अग्निवीर वाला 2 मामलों को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई ये जो है मनोज नरवणे ने 2 चीजों को लेकर के सवाल उठाए हैं। उस तरीके से वो खबर बनी, और उसके बाद कार्बाइन वाले ने उसे अपनी तरफ से डेवलप करके बड़ा करके छापा है। मैं ये कह रहा हूं सर। तो सर मनोज नरवाणे इतना बड़ा अधिकारी और पूर्व सेनाध्यक्ष किताब लिखे, और वो अपने सीनियर अधिकारियों से या अपने डिपार्टमेंट के डिफेंस वालों से ना पूछे। सेना अध्यक्ष सर वो तब तक ही तो है जब तक उस पद पे है, उसके बाद तो वो एक रिटायर्ड सेना अधिकारी है, फिर तो उससे भी बड़े बड़े हो गए बाद में तो।
तो सर इसमें कहीं ना कहीं तो उनकी मंशा ये बता ही रही है कि वो इस बात से भी परेशान है। और इन्होंने इसके बाद एक किताब और छापी सर, जो दूसरी किताब इनकी आई थी, वो कैंटोनमेंट कंट्रोवर्सीज क्या है, कुछ इस तरह का नाम है उसका। लोग ये कहते हैं कि उस किताब में 50% चीजें वही हैं जो उनकी उस बैन की हुई किताब में थी, उसको तोड़ मरोड़ के उस तरीके से छाप दिया गया है उसमें। वो भी किताब छप चुकी है उनके, वो मार्केट में आ चुकी है। द कैंटोनमेंट कंट्रोवर्सीज कुछ करके ऐसा नाम है उसका। हाँ, कैंटोनमेंट जी जी कंट्रोवर्सी। जी, हाँ जी। और ये कहते हैं कि उसमें वही अंश हैं 4 स्टार्स वाली के, जो है वो उसी के हैं, वो उसी में से एक बहुत सारी चीजें उसमें छाप दी हैं उन्होंने, कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही। बस वो हो सकता है कि वो अग्निवीर वाला और वो गलवान वाला मामला उसमें ना हो। तो ये है सब वो कहानी तो सर। आपकी बात सही है, लेकिन मनोज नरवाणे जो थे, अ, वो कब रिटायर हुए? मनोज नरवणे सर 2022 या 23 में रिटायर हुए शायद, तो देख वो लेता हूँ। डेट और चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये 2021 में आए, 31 मई 2021 को। सर इनके बाद रिटायर हुए हैं, इनके बाद रिटायर हुए हैं। जिस समय विपिन रावत की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, उस समय सर नाम चला था कि इन्हें सीडीएस बनाया जा सकता है। हम्म। तो ये ये सर ये सर लिखा, देखिए सर, दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक के अपने 27वें प्रमुख के कार्य किया इन्होंने। तो रूलिंग 2000, 2000 मैं बता रहा हूँ 2000 अप्रैल 2022 तक ये सेनाध्यक्ष रहे सर। और मैं बता रहा हूँ आपको 2021 के नियम। इनकी पेंशन रुकेगी सर, आप देखिएगा, वीडियो बनाएंगे आप भी और मैं भी, अभी आप देखते रहिए सर। चलिए। हाँ सर, उसमें 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 लॉ है, उसमें कानून है सर, कि अगर वो आप तो इस तरह की है, कोई मैं बता रहा हूँ ना, जानकारी लीक 31 मई करोगे। 2021 को प्रायर परमिशन का आया था, और उसके बाद विदहोल्डिंग ऑफ पेंशन जो है वो 2022 वगैरह में इसको और ऐड किया गया था। लास्ट अमेंडमेंट 2022 में हुआ है। तो चलिए, ये तो नारावणे साहब का हो गया। दूसरा, ये हमारे आरफा बीवी जो है वो मेल्टडाउन में मोड में क्यों चली गई? तो उसका तो सलमान खान और मेल्टडाउन शिल्पा शेट्टी और कौन वो, और कौन है वो, रवीना रूपाली टंडन, और अदनान करण सामी, जौहर, करण जौहर, अदनान सामी, रणवीर रणवीर सिंह, नहीं, रणवीर कपूर, रणवीर विक्की कपूर कौशल। की कौशल, तो ये सब लोग आरएसएस के उसमें चले गए। इसमें तो क्या है कि सर इस देश में खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में आरएसएस को एक, मतलब क्या कहना चाहिए कि एक वो उसकी तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं, डेविल की तरह से। तो वो भी उसी से जुड़ी हुई है कि भले थोड़ी वो पढ़ लिख ली, पत्रकार बन गई, तो अकल तो सर उसी लेवल की है, स्तर तो मानसिक वही है, भावनाएं तो उसी प्रकार की हैं जैसे कि एक आम किसी लेमैन की हो, उस तरह की भावनाएं हैं, तो वो ऐसा कहेगी। वो बड़ा, हालांकि इससे कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा। मैंने तो इस पे वीडियो ये बनाया था कि आरएसएस को इन्हें बुलाने की जरूरत क्या है, क्यों बुला रहे हो, इससे क्या होता है, क्या हासिल होता है आरएसएस को इन लोगों को बुलाने से? क्या इन्हें कोई, आपको अपने टिकट बेचने हैं वहां के, आपको ये दिखाना है कि भाई ये सारी दुनिया हमारे सामने झुक गई है, या क्या आप इससे मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम तो यही कह रहे हैं, ये तो बॉलीवुड वाले तो अपने मतलब के लिए हैं। आमिर खान की फिल्में पिटने लगी तो वो कल को मोदी जी की तारीफ करने लगेगा कि साहब मेरी फिल्मों का बायकाट ना हो। सलमान खान अभी बचा हुआ है, उसकी किसी फिल्म का बायकाट नहीं हुआ, वो समझदार है, वो अपना बीच के रास्ते। हाँ, अभी सलमान खान बचा हुआ है, शाहरुख खान और आमिर खान धुरंधर के इनके बाद रडार से पे आ चुके हैं। सारे नर्वस हैं बहुत बुरी तरह से। हाँ, तो उन्हें यह भी लग रहा है कि अगर भाई तुम लोग इस तरह की फिल्म नहीं बनाओगे तो फिर कोई और बनाएगा और उस लाइमलाइट लेगा। रणबीर आज की तरफ उनसे बड़ा स्टार है, धुरंधर ने जो बिजनेस दिया है उसका। और देखो, अगर नया स्टार नहीं होगा तो सनी देओल चल रहा है आज, 40 साल पुराना सनी देओल गदर 2 में, बॉर्डर 2 में धुएं उठा रहा है, तो वो फायदा उठाने लगेगा। और सर सलमान खान की फिल्म आ रही है, बैटल ऑफ गलवान। नहीं, वो सलमान तो फेल, वो फेल होगी।
अब जो भी हो सर, उसको लेकिन डर है उसने बेचारे को कि बैटल ऑफ उसे डर गलवान है। फेल होनी बुरी तरह से। सर उसे डर इसी बात का है ना कि अगर कुछ मेरे पे इस तरह की मैंने कोई चीज उसमें दिखा दी हो या कुछ किसी को ऑब्जेक्शन हो तो फिर उसका बायकाट का चलने लगेगा मामला। अब वो चूंकि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम में चला गया तो मेरी फिल्म जो है सेंसर से भी आसानी से पास हो जाएगी। लेकिन अब आप बताइए ना कि अगर गलवान के बैटल पे अगर कोई फिल्म बन रही है तो उसे सेंसर तो देखेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री भी देखेगी, 70 ऑब्जेक्शन लगा सकती है। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो सरकार के करीबी लोगों में से हो। तो सर सबकी वजह है, रणबीर कपूर क्यों गया? वो राम बना हुआ है रामायण में, जो ए आर रहमान के उसको म्यूजिक वाली उसको आ रही कोई है। नहीं देखेगा, वो सब सब देख चुके हैं कि लोगों ने किस तरह से आदि पुरुष की ऐसी तैसी कर दी थी। सर जो जो उसे तो नहीं पता ना, वो तो अपने आगे का सेफ करके चल रहा है ना, वो तो अपना रास्ता सेफ करके चल रहा है कि कहीं भाई मेरा बायकाट ना हो जाए इस चक्कर में। अभी ए आर रहमान के बायकाट की मुहिम चली रही है और उसे पता लगा कि यार उसके म्यूजिक के चक्कर में कि मेरे पिक्चर के पीछे ना पड़ जाए। तो सर इन लोगों के अपने अपने भय हैं, चिंताएं हैं। शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड जो है, जो आप पता ही है कि कैसी कैसी फिल्में बनाने के चक्कर में फंसा हुआ है, जेल जा चुका है। तो आपसे ज्यादा कौन जानते होंगे राजस्थान रॉयल्स को कैसे बेच खाया था इन लोगों ने। तो सर ये सब लोग तो अरे बड़े नंबरे पहुंचे शिल्पा हुए शेट्टी हैं। का राज कुंद्रा जो था वो तो मेरे पास आया था कहने के लिए कि साहब की वो फिक्स करा दो जरा, एक मैच फिक्स करा मैच, दो। अच्छा हम्म, कैसे कैसे मैच फिक्स फिक्स करा करवाएं? दो मतलब पिचेस फिक्स कराते थे ये लोग। अच्छा पिच। हम्म। हम्म, कि पिच कैसी बनाई जाए। अच्छा ये होता था। इससे पहले हमारे ललित मोदी जी थे। ललित मोदी जी तो आप जानते हैं, कुछ हम्म। उनकी तारीफ में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ। तो ये पिच का जो है वो इंस्ट्रक्शंस शेन वॉर्न देता था, ऐसी बनाओ वैसी बनाओ। अच्छा। हाँ शेन वार्न तो कैप्टन रहा शुरू में तो राजस्थान रॉयल का। शेन वॉर्न देता था और एक एंड पे घास ज्यादा रखी जाती थी और दूसरी एंड पे रफ बनाई जाती थी, जिसपे एक तरफ शेन से वॉर्न फास्ट बॉलर को हेल्प दे, एक तरफ से टर्न हो। ऐसा ऐसे इनका जो है वो जो पहला टूर्नामेंट इसी तरह से जीता। अच्छा हमारे यहाँ उस बार क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ आपको हाँ हाँ। कि एक मैच था शायद मुंबई इंडियंस का, सचिन मुंबई इंडियंस से खेलता था। हम्म। तो हमारा एक पार्ट टाइम बॉलर था अशोक मिनारिया। राजस्थान रॉयल्स से मैच था तो अशोक मिनारिया की बॉल लेफ्ट आर्मर था, तो सचिन बाहर निकला मारने को, उसकी बॉल टर्न हो गई और वो स्टंप हो गया। अच्छा। और वो पूरी की पूरी टीम मुंबई इंडियंस की शायद 92 या 93 रन पे आउट हो गई। अच्छा डबल फिगर में आउट हो गए। अच्छा। डबल फिगर साहब। बीसीसीआई ने बीसीसीआई ने उस पर इन्वेस्टिगेशन लगा दिया कि पिच अच्छा कमेटी जो सचिन है को वो ऐसे बॉलर ने कैसे आउट कर दिया? अच्छा मैंने मैंने तो अशोक से पूछा भी, मैंने कहा कि भाई, वो कहा कि सर, मेरे उसने कहा कि सर ऐसा है, मुझे भी नहीं पता कैसे टर्न हो गई। वो टप्पा कहीं पड़ा वहां पे, ऐसा कुछ गड्ढा वड्ढा होगा, होगी टर्न। कुछ तो फिर कहता है कि सर मैंने तो सेलिब्रेट भी नहीं किया डर के मारे, और कि वो तो सचिन को जब आउट कर रहा हूँ। सचिन सचिन पाजी निकल गए मेरे पास से तब जाके मैंने सेलिब्रेट किया। तो वेंकट सुंदरम जी को अपॉइंट किया गया उस पे। और अच्छा मैंने उस पे जो है इंक्वायरी वो में, सचिन, इंक्वायरी कमेटी। अच्छा। हाँ वो पिच कमेटी के अध्यक्ष थे, तो वो बाकायदा आए, अच्छा। देखा था का हमारे एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट थे कोई कि हमने कोई जानबूझ के नहीं किया। मैंने कहा भैया पिच तो 2020 में दोनों के लिए सेम ही रहती है, 3 घंटे में पिच तो हाँ नहीं चेंज होती। और क्या। और आप बॉलर तो की काबिलियत पे सवाल क्यों उठा रहे हो? मतलब क्या वो बेचारा सचिन को आउट नहीं कर सकता? ये कोई बात है भाई। तो ये हुआ। तो उसके बाद फिर हम और भी ज्यादा केयरफुल हो गए। मैं कहा ना, बिल्कुल कोई किसी का कुछ तमाशा नहीं। तो आपने आपने राज पिच कुंद्रा के को कुछ हेल्प की या उसे बेचारे को पिच पिच हम निराश किया? अपने हिसाब से बनाएंगे
और मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हमारे जो क्यूरेटर थे उनको कि बिल्कुल जो बीसीसीआई के नॉर्म्स है उसी हिसाब से पिच बनेगी। और ये जो उल्टी पुल्टी बकवास करता रहता है ना, शेन वॉर्न को कहते हैं साहब ये शेन वॉर्न से बचाओ, बहुत तंग करता है। तो मैं बिल्कुल नहीं सुननी उसकी। अगर वो कुछ ज्यादा बोले तो उससे कह देना उनसे बात करो, उनके इंस्ट्रक्शन। सही बात है। तो साहब वो फिर शेन वॉर्न फिर एक दिन राज कुंद्रा आया मेरे ऑफिस में और वो साफ साफ कुछ ना कहे और ये कहे कि साहब हमको कोऑपरेट करना चाहिए, ये है वो है। मैं सब समझ रहा कि क्या कहना चाहता है। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाया भी कि भैया तुम बीसीसीआई से बात करो। एक बार तो हमारा हो चुका है। अच्छा उसके बाद और मजा आया कि वो मेरे को सचिन पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये क्या आदमी है यार, एक बार आउट हो गया किसी से तो ये क्या तमाशा इसने बना रखा है। क्योंकि उसी ने जाके शिकायत की सचिन ने। और अच्छा। हाँ और वर्बली सचिन का जो स्टेटस था, स्टेचर था उसमें, तो अगर वो कुछ वर्बली भी कह देता है तो लोग कॉग्निजेंस लेते। राइटिंग में शिकायत की नहीं, हमें बता दिया लोगों ने कि साहब की सचिन ने कहा है इसलिए हो रहा है। तो अब उसके 2-3 दिन दूसरा तीसरा और कोई मैच था उसमें सचिन फुल टॉस पे आउट हो गया। अच्छा फिर क्या किसकी गलती है? सुनो तो बोल। मैंने उस पे मैंने ट्विटर पे लिख दिया कि सचिन आउट ऑन अ फुल टॉस, at least he cannot blame the pitch this time. पिच नाउ। सही बात। अरे साहब क्या हंगामा हुआ उसके ऊपर। पहली बार जो है वो तब तक मेरे ख्याल से ट्विटर पे मैं नया नया था, वो मेरे हो गए कोई 400-500 फॉलोअर्स। अच्छा। धड़ाधड़ बढ़ के 5000 हो गए। लकी ट्वीट था वो। जम जम के ट्रोलिंग भी की मेरी लोगों को और मैंने भी लोगों को खूब सुनाया और बाकायदा इशू बन गया, नेशनल इशू बन गया। राजदीप ने उसके ऊपर कुछ चलाया, मैंने राजदीप को धमकी दी, मैंने कहा तेरे ऊपर डेफेमेशन करूंगा। उसका फोन आया मेरे पास राजदीप का कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बहुत मजा राजदीप आया। सरदेसाई घुस गया था उसमें। तो वो तो उसमें था ना, वो दूसरी चैनल कौन सी थी पहले पुरानी वाली उसकी उसमें IBN 7 वाली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साहब शेन वॉर्न तो मेरे घर पे आया, घर पे एक बैट अपना खुद साइन करके दे के गया, ये कह के कि भाई हमारी मदद कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। फिर शेन वॉर्न ने बदतमीजी की, लास्ट मैच था राजस्थान रॉयल्स का, उसने बदतमीजी की। मैंने बीसीसीआई में उसकी तुरंत कंप्लेंट कर दी, बीसीसीआई ने उसकी हियरिंग की, उसके ऊपर $50,000 का फाइन हुआ शेन वॉर्न के ऊपर। ऐसी बदतमीजी करी। लास्ट सीजन था। वो किस्सा है पूरा। आप जाओगे, आप कर लो संजय दीक्षित वर्सेस शेन वॉर्न करके देखो, आ जाएगा आपके ऊपर गूगल पे। जरूर पढ़ूंगा, आपने अच्छा बताया, मैं तो पढ़ूंगा इसे। तो ये तो सर और उसमें शिल्पा शेट्टी हर मैच में मौजूद रहती थी। हाँ अब शिल्पा तो शेट्टी को सर यहाँ जाने की जरूरत पड़ गई, उनके खिलाफ वो मुकदमा सब चल रहा इसलिए है। बता तो रहा हूँ ना कि वो इसलिए जा रही है ना कि कहीं बात बन ही नहीं रही है किसी भी तरीके से, तो कैसे बनाया जाए बात। भाई मामला तो वो बना ही हुआ है उसके ऑलरेडी, और उसके खिलाफ तो कई मॉडल और एक्ट्रेसेस ने शिकायत की हुई है कि ये बहुत खराब आदमी है। एक वो कौन थी, वो उसने तो ये कह अभी दिया तो था कि वो भाई तू जैसी कौन सा उसमें कोई वो पॉर्न वगैरह का वो कुछ कर रहा था, उसमें पकड़ा गया था वो। उसी के लिए तो कह रहा हूं सर, उसमें तो ये कहा है, उस एक वो मैं नाम भूल गया उसका, कौन सी मॉडल थी, उसने तो ये कहा था कि भाई जैसी तू फिल्में दूसरी लड़कियों के साथ बनाता है, अपनी बहन, अपनी बीवी और अपनी साली के साथ बनाना, उन्हें क्यों नहीं अपनी फिल्मों में काम कराता तू, अगर तू इतनी साफ सुथरी फिल्में बनाता है तो। बहुत बड़ा उस पर तो एलिगेशन लगा हुआ है, वो तो जाएगा अंदर। अब वो इस चक्कर में है कि किसी तरीके से जो है आरएसएस के कार्यक्रम ये सब संरक्षण मांग रहे हैं सर, अपने जो इन्होंने कारनामे किए हुए हैं उनके संरक्षण के लिए जा रहे हैं ये। लेकिन बात ये है कि आपने जो बात उठाई कि भाई आरएसएस को ऐसे लोगों को क्यों बुलाना है? यही तो मुद्दा है। मैंने तो ये लिखा था कि अब बॉलीवुड वालों को आरएसएस की जरूरत है या आरएसएस को बॉलीवुड वालों की जरूरत है, सवाल तो यहाँ है। बॉलीवुड वाले तो चले ही आएंगे सर, जब इंदिरा गांधी का समय था तो सारे कांग्रेस में थे बॉलीवुड वाले, तो सारे के सारे कांग्रेसी थे, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना,
दिलीप कुमार, सारे के सारे कांग्रेस ही हुआ करते थे। तो ये क्या है, इन्हें तो अपना बिजनेस करना है, इन लोगों को तो अपना समय निकालना है, अपनी फिल्में चलानी है, अपना काम धंधा करना है। तो ये तो संगठन को सोचना है, आरएसएस को सोचना है कि आपको सलमान खान या शिल्पा शेट्टी को बुलाने की आपको क्या जरूरत है। अदनान सामी आपका कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है? चलिए रणबीर कपूर को बुला लिया, समझ में आता है। करण जौहर को बुला लिया कि वो बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर है। लेकिन इन सब लोगों को बुलाने की आपको क्या आवश्यकता है? ये बिना बुलाए तो गए नहीं है। ये कहने का मतलब, वो इसके पीछे सर जो कुतर्क देते हैं वो उससे भी मुझे बड़ी नाराजगी है। मेरे पास जब मैंने वो वीडियो बनाया, लोगों ने आर्टिकल भेज दिए मेरे पास लंबे लंबे। उन्होंने कहा कि आरएसएस आउटरीच कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे मैंने कहा कि भाई बीजेपी वाले तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम आरएसएस की वजह से जीत रहे हैं। आरएसएस वाले जो है आउटरीच किसके लिए कर रहे हैं भाई? आरएसएस को 100 साल पुराने संगठन को आउटरीच करने की क्या आवश्यकता है? आरएसएस की कार्यप्रणाली हमेशा गोपनीय रही है। वो तो अपनी शाखाओं का संचालन भी ऐसे करता है। आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 10 बड़े आरएसएस के नेताओं के नाम क्या है, अगर कोई आप बता दें तो पता भी नहीं होता। ये तो पब्लिक उससे दूर रहते हैं और अपना बच्चों में और जो अवेयरनेस होती है उसमें काम करते हैं ये शाखाओं में अपनी। इस प्रकार का तमाशा जो है ये कभी नहीं किया। इसके पीछे किसकी सोच है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये सब चीजें गैर जरूरी समझता हूं सर कि इसकी आरएसएस को आवश्यकता नहीं थी। और आरफा आरफा जैसे लोग ये तो मौका परस्त हैं ही। उसने तो, आप वो वीडियो सुन लो, मैंने आज आपसे चूंकि इस मुद्दे पे बात करनी थी इसलिए मैंने वो वीडियो सुन भी लिया। उसका 10-12 मिनट का उसने वीडियो बनाया है। उसने तो यही कहा कि जो मुसलमानों को कुचलने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, उस विचारधारा के लोगों का कार्यक्रम है, उसमें सलमान खान क्यों जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इस तरह की बातें कह रही है सर। वो अपने एजेंडे पे चल रही है, वो सही है अपनी जगह इस एजेंडे पे। ये लीजिए, इंडिया टुडे के ये रिलीज कर दिया और वो कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं और इनकी जो किताबें थी वो बुक स्टोर्स में भी पहुंच गई थी और बाद में विड्रॉ की हैं। और बुक स्टोर्स में कई लोगों को उन्होंने, जो बुक स्टोर्स ने जिनसे ले रखे थे ऑर्डर, उनको बेच भी दी। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इंडिया टुडे डिजिटल हैज वेरीफाइड that published copies of General Narawane's memoir, 4 Stars of Destiny, reached bookstores in Delhi before being recalled. It has also spoken to a person who is not part of the publishing industry and has seen physical copies of 4 Stars of Destiny in a store of a popular bookstore in Delhi ready for sale. सर मैं बताऊं, ये बहुत बड़ी मिली भगत थी मनोज नरवाने की और पेंगुइन वालों की सर। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमें इसे सरकार को एक बार दिखा लेना चाहिए। उन्होंने कह दिया होगा कि यार मैं एक्स आर्मी चीफ हूं, तुम छापो ना, देखता हूं कौन रोकता है तुम्हें, छापो तुम। ऐसे हुआ होगा सर, ये ऐसे होती ये तो है। मैं नहीं कह सकता क्योंकि रिक्वेस्ट तो पेंडिंग थी उनके, रिक्वेस्ट वॉज पेंडिंग। ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री खुद ही कंफर्म कर रही। तो फिर सर छप कैसे गई? तो मैं इसीलिए बात कह तो रहा हूँ ना, ये है। यार पेंगुइन की बात पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करना। ये जो आपके मल्टीनेशनल पब्लिशर्स हैं, ये पेंगुइन हो गया, ये ब्लूम्सबेरी हो गया। ब्लूम्सबेरी तो मल्टीनेशनल है, बड़ा मल्टीनेशनल है। उन्होंने खुद ने मुझको अप्रोच करके मुझसे किताब लिखवाई। बाद में जो तीसरी किताब थी मेरी, जो उनके यहाँ जो मैं दे रहा था, जो अनब्रेकिंग इंडिया नाम से बाद में गरुड़ा ने छापी, वो भी प्री ऑर्डर के लिए आ गई थी। उस स्टेज पे मैंने उनसे विथड्रॉ की जब उन्होंने वो दिल्ली राइट्स वाली बुक थी, उसके सामने उसके साथ में तमाशा किया। मैंने कहा मैं नहीं छापूँगा तुम्हारे साथ। तो मेरे तो कई लोगों ने अप्रोच भी किया कि मतलब फेमस राइटर्स उन्होंने कि मत विथड्रॉ करो, मत विथड्रॉ करो। मैं कहना बड़ा पब्लिशर है, ये है, वो है। मैं ऐसे मैं कोई जीविका के लिए थोड़ी लिख रहा हूँ। सही बात है। लेकिन सर ये तो बताओ, ये पाकिस्तान क्यों चरणों में आ पड़ा कि मुझे खिला लो? अब तो टिकट विकेट भी खुल गए इसके, मैं देख रहा था अभी टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई इसकी। तो बहुत महंगे महंगे टिकट, 35, 59 हजार, 70 हजार ऐसे टिकट बिक रहे हैं सर कोलंबो के।
ऑनलाइन। उसे लगा कि 35-38 मिलियन डॉलर देने पड़ेंगे, गए वो तो खाते से, वो जय शाह ने कह दिया था कि भाई जो तुम्हारी रेवेन्यू फीस है उसमें से काटूंगा, पब्लिक वो जो ब्रॉडकास्टर है केस करने वाला है हमारे ऊपर, तो हम तो तेरे पैसों में से काट लेंगे। तो सब देखो पैसों के लिए कैसे घुटनों पे आए ये बहुत बड़े बांग्लादेश। और वहां पे देखो सर ये चाल चल दी इन्होंने बढ़िया, आईसीसी वालों ने कह दिया कि नहीं बांग्लादेश का कोई पैसा नहीं काट रहे हम। बांग्लादेश का तो उन्होंने पहले ही बांग्लादेश का पैसा काटने की कोई बात की ही नहीं थी। हाँ, तो वो उसमें उस तरह से आया ही नहीं वो। पाकिस्तान को लेकिन लपेटे में बढ़िया लिया सर इन्होंने। पाकिस्तान की तो आदत है थूक के चाटने की, कौन सी बड़ी बात है उसमें। हाँ और क्या। ये पहली बार थोड़ी कर रही है। अरे सर हमारी वो ट्रॉफी अब तक नहीं थी, पता नहीं कहाँ ले गया वो मोहसिन नकवी। उससे हमें वो दफ्तर में ट्रॉफी भी लॉक तो कर लेनी रखी। चाहिए। कोलंबो में सूर्य कुमार यादव को कह देना चाहिए टॉस के बाद कि हम जो है ट्रॉफी भी अपनी एशिया कप वाली आज लेके जाएंगे यहाँ से। नहीं, उसका एशिया कप का आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि हम अगला एशिया कप खेलने से मना कर सकते हैं ये कह के कि पहले हमारी ट्रॉफी दो तब हाँ, जाएंगे। हमारे पास एक रीजन है। तो साहब, और ये जो हम आरएसएस वाली बात कर रहे थे, जैसे लोगों को ये बुला रहे हैं और जिस तरह की जनरली बातें कर रहे हैं सरसंघ चालक जी, तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रही है। वैसे अब तो 100वें वर्ष में आउटरीच कर रहे हैं वो, यहाँ भी आउटरीच हुई थी, उसमें भी मैं भी गया था। उसमें अधिकारियों का एक वर्ग था, उसको बुलाया गया था, उसमें मुझे भी बुलाया गया था, तो हम गए थे उसमें, अच्छा। लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई थी। हम्म। पब्लिसिटी नहीं हुई थी, तो भाई ठीक है, आप क्लोज डोर बात करो, आउटरीच करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बैठ के हाँ, आप वो वो टेलीविज़न सर के आरएसएस सामने का तरीका वही है ऐस कि आप जाके ऐसी-ऐसी अंदर। बातें आप कह देते हो जिसकी फिर पूरी विवेचना होती है कि साहब के हिंदू जो संज्ञा नहीं विशेषण है। अब ज़रा उसका आप अर्थ समझिए, कितनी गंभीर बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, हिंदू बिल्कुल धर्म कह तो रहे है हैं कि ही चार, नहीं। बताइए 4 तरह के हिंदू होते हैं। हुँ, कुछ भी इन सब बोलना। चीजों में जाने की अच्छा, आवश्यकता नहीं है। और ये पंच परिवर्तन इन्होंने अपने लिखा है कि जो शताब्दी वर्ष है उसमें वो पंच परिवर्तन का एक इन्होंने स्लोगन दिया। वो पंच परिवर्तन में जो पहला परिवर्तन है स्वबोध है, स्वबोध की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। बल्कि उल्टा ऐसा दिख रहा है कि जो आरएसएस का जो स्वयं का स्वबोध है वही उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया। हाँ, और वहां पे जब उन्हें पता है कि सामने सलमान खान बैठा हुआ है तो अपने भाषण में भी सलमान खान का जिक्र करना, ये भी सर सोचिए ना आप, ये दिखा रहा है मंशा तो भाई, जता। ये तो दिखाता है कि आपका खुद का कितना कॉम्प्लेक्स है। आपको उनसे वैलिडेशन हाँ चाहिए, उन्हीं लोगों से। बिल्कुल आप बिल्कुल, कह ये रहे हैं कह कि रहे हैं साहब कि सलमान खान यहाँ फैशन सभी करते लोग हैं। हिंदू हैं। मैं कह रहा हूँ सभी लोग हिंदू हैं तो सलमान खान से कहलवा के बता दो ना कि तुम हिंदू हो। हाँ बिल्कुल। सलमान खान से ही कहलवा दो। हाँ, अरे सर वो एक बात चलती है कि पहले कहते थे कि भाई हम सब हिंदुस्तानी हैं, वहां तक तो ठीक है, आप कैसे कह रहे हो कि सब सब हिंदू हैं? कौन मान लेगा आपकी इस बात को इस सभागार से बाहर? नहीं, सभागार में भी कौन इसलिए मान रहा है, चुप बैठे हैं बस खाली। हाँ, सुन रहे हैं डर के मारे आपकी बात। जिस डर की वजह से आए हैं उस डर की वजह से चुप है, और क्या हाँ। तो सर इन सब चीजों की आवश्यकता है नहीं। आपके 100वां शताब्दी वर्ष आपका चल रहा है, पार्ट आपको संगठन को कैसे बढ़ाना है। केरल में आप सबसे ज्यादा शाखाएं चलाते थे, केरल में आप क्यों पीछे रह गए, वहां क्या वजह रही, क्यों आप लोगों को नहीं जोड़ पाए? इन सब चीजों पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है सर। इस तरह से तो आप जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हो और लोगों को बुला रहे हो, इससे तो एक राजनीतिक संगठन की तरह से काम कर रहे हो आप। इसमें ये तरीका आरएसएस का कभी रहा नहीं है इस तरीके का। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं जब रिपोर्टिंग करता था और आरएसएस से संबंधित कोई मामला आता था, हमें ये नहीं पता होता था कि हमारे जिले का जिला अध्यक्ष कौन है, वो आरएसएस के जिले के जो सह कार्यवाह हैं वो कौन है, हमें पता ही नहीं रहता था कि भाई कौन है। बीजेपी वाले नेताओं से पूछना पड़ता था, वो नंबर देते थे, तब उनसे बात हो पाती थी। और वो किसी भी पॉलिटिकल विषय पे अपना कमेंट नहीं देते थे, टिप्पणी नहीं करते थे कि नहीं हम राजनीतिक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जब उनसे कोई वो लेने की कोशिश करते थे, उनका बयान किसी चीज पे मना कर देते थे वो लोग। तो सर बड़ी आरएसएस का जिस तरीके की कार्य प्रणाली रही और जिस तरीके से ये बढ़ा है धीमे, इसका तरीका दूसरा था।
ये तरीका नहीं है कि और आप इसी के प्रति लोगों में आदर भाव था। जी, इसीलिए लोग आपका सम्मान करते थे कि निस्वार्थ भाव से अपना शांति से और गोपनीय तरीके से, जिसे कहते हैं कि अंडर द करंट, उस तरीके से काम करते थे ये लोग घर घर जाके। वही इनका सही तरीका होता था। स्कूल के बच्चों की कक्षाएं लगाना, शाखाएं लगाना, उन्हें पीटी करवाना, ये सब चीजें काम करते थे। उससे बच्चे जुड़ते थे, उनके परिवार के लोग जुड़ते थे। वही एक सबसे बेस्ट तरीका है सर। उससे अगर ये अलग जाएंगे, अब ये सोच रहे हैं कि हम फेसबुक पे एक वीडियो डाल देंगे या यूट्यूब पे एक वीडियो डाल देंगे, उससे लाखों लोग जुड़ जाएंगे, कोई उसका है नहीं कुछ तर्क। आप किसी भी शाखा में चले जाइए, आपको वहाँ 60 साल से कम का कोई नहीं मिलेगा। अब तो ऐसे ही हो गया सर, वरना पहले तो बच्चों को बुलाते थे ये सब। पहले तो सब जो यंगस्टर्स को बुलाया जाता था, रेगुलर लाठी नहीं, चलाना, वो तो हाँ, वो सब हुआ करता था। दंड चलाना, उन्हें खो खो खेल खिलवाते थे, कबड्डी खिलवाया जाता था। वो बिल्कुल अलग था सर। हम तो खेले हैं, देखा है हमने सब वो चीजों को। ये है सर। एक और विषय है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया स्पीकर साहब के खिलाफ। अरे सर, उसमें तो डेट जो है 2026 की जगह 2025 डाल दी उन्होंने। उसे कैसे कंसीडर करा जाए? 1 साल पुराना नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके के आए हैं वो, उसमें डेट ही गलत डल गई। तो ओम बिरला ने कह दिया, भाई पिछले साल का क्यों लाए हो ये? ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं सर। अंधेर नगरी चौपट राजा है सर। ऐसी कहानी चल रही है इनकी। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं तो कह उसने, रहा था, वो जो कांग्रेस वाला बीबी श्रीनिवास है, उसने तो पेंगुइन को पेलना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। शेयर कर रहा है कि तुमने तो किताब सबको भेजी है, बेची है, आज तुम झूठ बोल रहे हो। आपस में लड़ मरे हैं सर। ये तो बड़ा मजेदार घटनाक्रम आने वाला है सर आने वाले समय में। इसीलिए कहते हैं ना कि साहब कि जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी का कोई कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी कुछ भी करती रहे उल्टा पुल्टा। लेकिन सर वो जो है एक्स्ट्रा प्रिविलेज्ड पॉलिटिशियन है सर राहुल गांधी इस समय देश का। अब वो कुछ भी ज्यादा करते रहे। जरूरत से अब ज्यादा जरूरत से आप कह रहे ज्यादा हो साहब एक्टिविटी लगी एफआईआर हो हुई है गई। अब सर। वो एफआईआर में क्या है? मैक्सिमम 3 साल की सजा है। मैक्सिमम 3 साल की सजा का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम 3 साल की सजा का मतलब है कि बेल एक तरह से ऑटोमेटिकली मिलती है उसमें। 7 साल से कम वाले में तो बेल जो है वो कोर्ट में आपको कोर्ट आपको दे ही देता है। तो अगर अब आप एफआईआर कर भी लोगे, बेल हो जाएगी। वैसे भी आप कोई 20-25 मैटर में बेल पे बाहर है, तो एक में और हो जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता अरे सर, विश्वा शर्मा ने गौरव गोगोई के सारी जांच करा दी है। उसमें कर लें कुछ ये। अब तो उसने कह दिया कि एनआईए और सीबीआई कर ले इसमें। सारे सारे उसने प्रमाण जुटा दिए इसके कि ये कितनी बार गया है, बच्चों के पासपोर्ट में नाम चेंज करा दिए, क्रिश्चियन लिखवा दिया अपनी बेटी के नाम के सामने। सारी चीज तो बता दी हेमंत बिस्वा शर्मा ने। करने के लिए सर बहुत कुछ है, जब करने पे इरादा हो किसी का। नहीं। लेकिन जब वो किसी तो का इरादा ही ना हो तो कैसे हो सकता? भाई, अब आप अपनी एसेट जो है वो कैसे छोड़ दोगे? आपकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल एसेट इस समय राहुल गांधी है। आप राहुल गांधी को अगर अंदर बंद कर दोगे तो राहुल गांधी के जो वो डैमेज करते हैं कांग्रेस को, वो कौन करेगा? वो और कोई कर ही नहीं सकता। बढ़िया है सर। डैमेज करवाओ। अब तो सर शशि थरूर भी वापस चले गए। आज तो जब डिबेट शुरू हुई पार्लियामेंट में, तो राहुल गांधी तो बोलने ही नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से नेक्स्ट बोल लो। तो आज शशि थरूर बोल रहे, चर्चा शुरू होगी 2 बजे से बजट पे। आज ना वो देख रहा था, अखिलेश शशि यादव जो थरूर, है वो बड़ी अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी सब बोल रहे हैं आज तो। तो ये हिसाब साहब इसी हिसाब से हिसाब किताब चलता रहता है। और बाकी बड़ा जबरदस्त मेल्ट डाउन है। और वो यूजीसी पे भी हमारे जो है वो बीजेपी के आईटी सेल का भी बड़ा तगड़ा मेल्ट डाउन है। देखा आपने? हाँ, वो तो मैंने खुद आपको ट्वीट भेजे थे वो। आपको आपके पता नहीं ऐ- कहाँ से ऐसा क्या क्या ऐसा कारनामे वो तगड़ा निकाल के ला रहे हैं। मेल्ट डाउन हुआ कल। उसके बाद हमने बहुत मजे लिए उनके। और फिर बाद में जो है वो थोड़ा सा शांति नहीं, हुई। मैं तो आप लोगों का वो ट्वीट देख रहा था जो द जयपुर डायलॉग से आया।
कि भाई हमारे पे कांग्रेस वालों ने मुकदमे करे, आम आदमी हम्म। पार्टी वालों ने मुकदमे करे, और पीछे पड़ा हुआ है हमारे बीजेपी का आईटी सेल। मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी एफआईआर हुई हैं, 4 5 6, सब कांग्रेस ने करवाई। ये कह रहे हैं कि साहब कि आप कांग्रेस के आदमी हो। अरे सर, राजस्थान में आप अशोक गहलोत जी के राइट हैंड थे एक समय। राइट हैंड से हमने बताइए गहलोत। हमने तो यही सुना है कि भाई गहलोत जी के बिल्कुल खासम खास थे और खजांची थे गहलोत जी के संजय जी। अशोक गहलोत जी सोनिया गांधी के खजांची, आप अशोक गहलोत जी के खजांची। जब अशोक गहलोत जी तीसरी बार जब आए थे, वो तो मैं कहता हूँ कि मैं इतना पावरफुल था तो लोगों को मैं ओपन ऑफर देता हूँ कि भैया अशोक गहलोत यहाँ पे 1998 से 2003 और उसके बाद 2008 से 2013 और फिर 2018 से 2023 ये 3 बार ये यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। उन तीनों कार्यकाल में ये ओपनली अवेलेबल है, गूगल करके पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेरी पोस्टिंग्स चेक कर लो, बस इतना देख लो। तीनों कार्यकाल में मेरी पोस्टिंग्स चेक कर लो। मजे की बात यह है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा जी में बड़ा अच्छा तारतम्य रहता था सदैव। हाँ, ये तो है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखा यहाँ। तो बीजेपी भी आती थी तो भी रिलीफ नहीं मिलती थी, वैसे भी वो ललित मोदी की वजह से नाराज रहती थी। क्यों ललित मोदी का की वजह से क्यों नाराज रहती थी? ललित मोदी को तो मैंने चुनाव लड़के हराया था ना, अच्छा, वो राजस्थान जो क्रिकेट एसोसिएशन में। आरसीए वाला चुनाव जो था। हाँ, हाँ, ललित मोदी का करियर खत्म किया था मैंने तो आपने फिर ललित मोदी को सर पॉडकास्ट के लिए नहीं बुलाया? एक पॉडकास्ट कीजिए उनके साथ, चाहे लंदन ही जाना पड़े सर। राज समानी जो है विजय माल्या का पॉडकास्ट लेके आया वहां पे लंदन जाके 5-6 लोगों की टीम लेके गया सर। आप ललित मोदी का लो सर पॉडकास्ट, मजा आएगा। मेरे संपर्क पास पुराने जो है, इतने रिसोर्सेस नहीं है कि मैं लंदन जाके, वैसे वो मुझे को अरे देगा क्या भी नहीं, बात वो कर रहे हो जानता है। सर? आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं, फिर किसके पास है सर? दुबई बुला लीजिए, वो दुबई आ जाएंगे, आप यहाँ से दुबई चले जाओ। अच्छा अच्छा। नहीं और सर, बड़ा बढ़िया आप रहेगा, देखा है लोग ना सुनेंगे जिसको इसे। बोलते हैं ना कि सांड के सामने लाल कपड़ा लहराना। ललित मोदी के सामने मेरा नाम लेके देखे कोई, उसके बाद देखो क्या रिएक्शन आता है। तो चलिए आज की जी, सभा को यहीं पे विसर्जित करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। जी नमस्कार।